सरकारी जितनी भी स्कीमें आती है सबसे पहले हमारा इस लोगड़ा पंचायत मंसार गांव में ही लागू होती है, क्योंकि यहाँ का किसान जो है थोड़ा जुझारू है। पंजाब का उदाहरण देते थे वो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ख़राब हो गई, सेहत ख़राब हो गई है, तो इससे पहले कि हमारे अभी वही स्थिति हो तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती का शुरुआत करें। जितनी आप खट्टी लस्सी का यूज़ करेंगे उतनी दुर्गंध फैलेगी, कीड़ा उसके नज़दीक नहीं आएगा। मैक्सिमम कीट जो है भाग जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत ਤੁਸੀਂ सोहने तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। बस ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये बहुत ही एक अमृत चीज़ है, ये अच्छा, बहुत अमृत चीज़ है। ये फसल के ऊपर आप बूस्टर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप को बढ़ाने के लिए भी, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है ये। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है उसमें बीमारी जड़ से बहुत आती है, मिट्टी की बीमारी बड़ी फैलती है, इसमें वो बात नहीं है। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, बस ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। तो जो नया नया ग्राहक होता है वो बोलता है जी हमारे को अच्छा चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए, और मांगते ऑर्गेनिक है। तो हमने एक बात बोली जी दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। ऑर्गेनिक में कीड़े का छेद भी होगा, क्यों जिसमें कीड़े ने डंक मारा है या कीड़े ने छेद किया है, असल में वही बात है भी उसमें जहर नहीं छिड़का गया है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बिग बास्केट करके एक कंपनी है, वो काफ़ी पूरे इंडिया में ही काम कर रही है, तो उनके साथ हमने टाई अप किया अच्छा, कि जो हमारे 296 फार्मर है उनका जो है आप प्रोडक्ट खरीदो। इस सोलन का क्लाइमेट ऐसा है भी गर्म जलवायु की फसलें भी होती है, ठंडी जलवायु की भी होती है, तो यहाँ सभी किस्म की इस समय जो है कम से कम एग्जॉटिक क्रॉप को मिला के 45 से 48 फसलें तैयार करते हैं। ऑनलाइन भी भेजते हैं हमारे पास, ऑनलाइन भेज देना। ऑनलाइन भी भेजते हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, बॉम्बे तक जाता है हमारा माल। जीरो बजट के लिए आने के लिए हमारे को पहले ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। एक आधा 2 साल हम ऑर्गेनिक में करेंगे काम, फिर उसके बाद हम जीरो बजट में आएंगे, तब उसके बाद तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। काफ़ी सुधार हुआ है, लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। इस समय कम से कम भी 60% लोग जो है ऑर्गेनिक के लिए झुके हैं। ਇੱਕੇਦਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ भी हो सकता है। आप रासायनिक खाद वाला जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे 2 दिन के अंदर वो बोल जाएगा, यानी कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हमारी ये घिया वगैरह होती है 10-10 दिन तक रखते हैं हम इसको, 10 दिन के बाद भी वैसी की वैसी मिलती है। इतने इतने बड़े पेड़ लगाए हैं, इसको कौन खाद दे रहा है जी? हाँ, इसमें कौन स्प्रे कर रहा है? क्यों इतने हरे भरे पत्ते हैं? जो हमने लगा रखे उसमें क्यों टेढ़ा मेढ़ा ये हो रहा है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਸਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਮਰਦੱਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ DAP ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार जी। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? बहुत बढ़िया, ठीक है। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ रसायनिक खेती करते सी? हाँ जी, मेरा नाम अमरदत्त शर्मा है, मैं मंसार गांव का रहने वाला हूं, और सोलन ज़िला का ये एक
बहुत ही अग्रणी गांव है, जिसमें सरकारी सहायता या सरकारी जितनी भी स्कीमें आती है सबसे पहले हमारा इस लोगड़ा पंचायत मंसार गांव में ही लागू होती है, क्योंकि यहाँ का किसान जो है थोड़ा जुझारू है, वो हर चीज़ में नया एक रिस्क लेने की आदत है इसकी। तो इस करके हमने जो है पहले 2008 से पहले तो हम भी वही ट्रेडिशनल में चलते थे, जैसे खाद का ट्रेंड था, अभी हम सरकार ने बोला ये डालो, लाले ने बोला ये डालो, इससे बढ़ेगा, इससे घटेगा, कोई स्प्रे करती जो जो उन्होंने बताते रहे वो करते रहे। मगर 2008 में जो है हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने एक ये चलाया कि थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ को जाया जाए, क्योंकि पंजाब का उदाहरण देते थे वो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़मीनें ख़राब हो गई, सेहत ख़राब हो गई है, तो इससे पहले कि हमारे भी वही स्थिति हो तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती का शुरुआत करें। तो 2008 से हमारा ये प्रोजेक्ट चला था, शुरुआत हुई थी। तो हमने 2008 के बाद 4 साल तक तो बहुत बड़ा एरिया ले लिया था एक, जिसमें हमारे 400 फार्मर जुड़े। अच्छा। मगर वो दिक्कत उसमें ये आई कि वो पूरे के पूरे हिमाचल में जुड़ गया वो। कि कुछ चायल वाला एरिया आ गया, कुछ सिरमौर वाला एरिया आ गया, कुछ रामशहर बद्दी वाला एरिया आ गया, कुछ सोलन का एरिया आ गया। तो किसानों का आपस में कोई समन्वय, कोई आपस में तालमेल नहीं बन पाया, ना उनको इतनी जागरूकता मिल पाई। तो यहाँ फिर 2013 में 12-13 में यहाँ एक सरकार ने एक NGO को एक जिम्मा सौंपा। इसका नाम है आपका इकोवा। अच्छा। आइकोवा बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है, इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ये वाली संस्था जब आई तो इन्होंने हमारा ही एरिया जो है सबसे पहले अडॉप्ट किया। तो इसमें शुरू में 196 फार्मर थे। 196 फार्मर में 14-15 गांव थे इसमें। अच्छा। तो उसमें सब किया इन्होंने, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर उनको ट्रेनिंगें दी, फिर उनको एक्सपोजर विजिट भी करवाया, फिर उसके बाद इनपुट भी बनवाए, इनपुट दिया, यानी कि सारा प्रोसेस करके फिर जब 3 साल हो गए, 3 साल तक लगातार ही चलता रहा। तो इसका हर साल स्कूप सर्टिफिकेट भी करवाते थे। तो बेंगलोर की एक कंपनी थी OneCert। अच्छा। तो इसके द्वारा इनका हर साल ही सर्टिफिकेशन भी होता था। तो 2016-17 में हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। 3 साल के बाद फिर हमारे को सर्टिफिकेट मिल गया। बिल्कुल। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾयनिक भी करते हैं? हाँ, कुछ वो भी है जिनका हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या जिन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, या जिनका थोड़ा साइड में कहीं कहीं खेत है तो वो बोलते जी हमारे से बस की बात नहीं है, हम नौकरी पेशे वाले आदमी, हम इसमें फंसेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है। तो कुछ किसान छूट भी गए थे, जो बाद में कुछ तो जुड़ गए फिर भी। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਰੀਆ DAP ਪਾਉਂਦੇ ਆ? वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी है। यानी कि बीघे में वो 50-60-70 किलो यूरिया डाल ही देते हैं फिर भी। जो ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 296 ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, अब 296 है। 296 हाँ जी। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ये सारा जो है कुछ तो जो ये हमारी NGO थी, हाँ। इन्होंने शुरुआत की। अच्छा। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इनका भी टीमें आती थी, इन्होंने भी करवाया। अच्छा। तो ये हमारा सारा कुछ जितना भी है हमारा इनपुट डालते हैं हम, ये सारा कुछ हमारा खेत में पड़ता है। अच्छा। जीवामृत में अभी आपको उधर दिखाता हूँ दूसरे इसमें बड़े में, मगर इसका थोड़ा सा जीवामृत हमारे पास यहाँ है, जो ये एसेंस इसका बना है। इसकी ऐसी पैकिंग करके हम किसी को चाहिए हो तब भी, या खेत में ले जाना हो तब भी, ये खेत में स्प्रे करने को ले जाते हैं। तो जीवामृत हो जाएगा ये। और ये हमारा संजीवनी होता है, जो हमारी ज़मीन की दशा सुधारता है। अच्छा। ज़मीन में मिलाया जाता है और बाद में स्प्रे भी होता है।
अच्छा, वो पौधे। फसल के ऊपर भी स्प्रे होता है। हम्म, और ये खट्टी लस्सी है, हम्म। खट्टी लस्सी और खट्टी लस्सी नाल की फर्क पैंदा? ये जो कीड़ों के लिए होता है वैसे ही अच्छा, है, कीड़े वाला। कीड़े के लिए। हम्म, ये काउरिन है और खट्टी लस्सी, इन दोनों का स्प्रे किया जाता है, हम्म, क्योंकि कुछ तो गंध से ही नहीं आएंगे। हम्म, जितनी आप खट्टी लस्सी का यूज़ करेंगे उतनी दुर्गंध फैलेगी, कीड़ा इसके नज़दीक नहीं आएगा। हम्म। मैक्सिमम कीट जो है भाग जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का होता है। और ये है हमारा टॉनिक। ये हमने ये 7 किस्म के अनाज होते हैं, उसका एक टॉनिक बनाया जाता है। अच्छा। उसका पीस के घोल के सुखा और इसका घोल बना के रख के, यानी कि इसका प्रोसेस भी कम से कम भी 1 हफ्ता या 48 घंटे कम से कम लगते हैं। वो मतलब वो डिकम्पोज होता? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये बनाया जाता है और ये आपकी फसल की शाइनिंग के लिए या आपकी उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूज़ होता है ये है। और ये हमारा जो है ये हमने मटका खाद बनाई है। मटका खाद कहने इन्हू? हाँ, ये मटके में ही बनती है ये। अच्छा। मटके में बनती है, मगर ये थोड़े कम खेत के लिए होता है, क्योंकि मटका कितना बड़ा ले लेंगे आप, ज़्यादा 50 किलो का मटका ले लेंगे तो आपका 1-1.5 बीघे के तो काफ़ी है ये। मगर ये अभी लगातार बनता रहता है, 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। इसका यूज़ किया, फिर भर दिया, फिर बना लिया। ये मटका खाद है। और ये जो है हमने बनाया है दरेक अस्त्र। अब हमारे हिमाचल में नीम नहीं होता, क्यों, नीम तो सबसे अच्छी चीज़ है, मगर यहाँ नीम नहीं होता, तो ये हमने दरेक बनाया है। यहाँ दरेक पेड़ होता है, ये देखो रंग भी देखो इसका, ये बना है। अच्छा। तो इस काम ये भी वही करता है। अच्छा। दरेक अस्त्र कीड़े मारने का काम करता है ये हमारा वर्मी वाश है। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। बस ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये कम से कम हफ्ता या 10 दिन में होता है तैयार। अच्छा, ऊपर की है? इसमें पानी पड़ता है और जो इसमें है, इसमें गोबर है, गोमूत्र है और केंचू है। अच्छा। गोबर जो है अध कच्चा गोबर, पूरा तैयार गोबर भी नहीं और बिल्कुल कच्चा भी नहीं, अध कच्चा सा गोबर है। ये देखो आप, ये गोबर है। इसमें केंचुए जो काम अपना करेंगे, भीगेंगे, इसमें केंचुए घूमेंगे, तो उनका जो स्नान का पानी है वो ही नीचे को गिरेगा। और ये बहुत ही एक अमृत चीज़ है ये। अच्छा। बहुत अमृत चीज़ है ये। फसल के ऊपर आप बूस्टर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप को बढ़ाने के लिए भी, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है ये। इसमें थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है। अब एक मटका भरने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि जितना घूमेगा उतना पानी नीचे गिरता रहेगा। ये बूंद बूंद गिरती है, ज़्यादा करेंगे तो प्योर पानी निकल जाएगा, उनका सेंस नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मगर ये इसको हम 6-8 महीने तक रख भी सकते हैं। 6-8 महीने के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ? बस वो आदमी थोड़ा आजकल पोस्ती हो गया, थोड़ा आलसी हो गया है। वो कहते हैं अभी इतना टाइम कौन लगाए, जब बाज़ार में सब कुछ रेडीमेड है तो हम क्यों अपना इतना टाइम बर्बाद करें। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इस पथरीली जमीन में तो बड़ी भारी फसल होती है, क्योंकि इसमें जो है ना जड़ की बीमारियाँ कम आती है। जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है उसमें बीमारी जड़ से बहुत आती है, मिट्टी की बीमारी बड़ी फैलती है। इसमें वो बात नहीं है। इसको पानी तो ज़रूर चाहिए ज़्यादा, मगर क्रॉप बहुत अच्छी होती है। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ये अभी तक की धारणा एक थी ना कि भाई ऑर्गेनिक लेते हैं, जैसे आजकल मार्केट में कहीं माल भेजते हैं तो जो नया ग्राहक होता है वो बोलता है जी हमारे को अच्छा चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए, और मांगते ऑर्गेनिक है। तो हमने एक बात बोली जी, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। ऑर्गेनिक कभी साफ़ सुथरा नहीं होगा, एक जैसा शेप में नहीं होगा। ऑर्गेनिक में कीड़े का छेद भी होगा, क्यों, जिसमें कीड़े ने डंक मारा है या कीड़े ने छेद किया है, असल में वही बात है भी उसमें जहर नहीं छिड़का गया है। अगर जहर छिड़कते हैं
तब तो ऑर्गेनिक नहीं है, कीड़ा मरना नहीं, तब तो कीड़े वाला होना था। तो ये थोड़ा सा है लोगों में इसकी जागरूकता कम है कि लोग सोचते हैं भी साफ़ सुथरा भी चाहिए और ऑर्गेनिक भी चाहिए। तो थोड़ा को समझना इस बात का है कि ऑर्गेनिक जो है कभी साफ़ सुथरा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, रफ एंड टफ होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, एक जैसा नहीं होगा, और थोड़ा बहुत कीड़े भी होंगे। क्योंकि बायो में जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लो, टोटल कीड़ा नहीं मरेगा। कोई ना कोई कीड़ा ऐसा हो जाता है कि वो अपना प्रभाव छोड़ ही देता है, मगर उस कीड़े का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसने छेद किया है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उतना का पोर्शन आप काट के फेंक दो, सेफ है। सही है। तो ये थोड़ा सा इस बारे में दिक्कत है जो मार्केटिंग में बेचने की समस्या आती है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, हाँ जी, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ये सबसे पहले तो जैसे हमारा 2017 में ये सर्टिफिकेशन पूरा हो गया था, ਅੱਛਾ। तो उसके बाद बिग बास्केट करके एक कंपनी है, वो काफ़ी पूरे इंडिया में ही काम कर रही है। तो उनके साथ हमने टाई अप किया अच्छा। कि जो हमारे 296 फार्मर है उनका जो है आप प्रोडक्ट खरीदो। तो उन्होंने बोला जी हमारे को ऑर्गेनिक चाहिए तो आप हमारे को दो। तो उनके हिसाब से हम फसलें भी उनके हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि उनको भी पूरे साल सब्जियां चाहिए। टमाटर उनको शुरू में मई से लेके चाहिए तो दिसंबर जनवरी तक चाहिए। तो ऐसा नहीं है भी एक ही साल एक फसल 3 महीने में ख़त्म होगी उसके बाद ना मिले। तो हमने उसी तरीके से फसलें लगानी शुरू की। शिमला मिर्च की भी पहले उन्होंने बोला भी मोटी मोटी मिर्चें चाहिए, तो उनके हिसाब से जितनी मोटे से मोटा बीज होता है पैलाडीन वगैरह या ये लगाई। फिर उसके बाद उनका आया भी आगे डिमांड तो है छोटे की आई। तो यानी कि हम जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं और थ्रू आउट ईयर कर रहे हैं। अब पहले सीडलेस खीरा एक ही टाइम में लगता था या बीन एक टाइम में लगती थी, जुलाई अगस्त में लगती थी। खीरा भी गर्मी के मौसम का है, मगर आजकल जो है ये हम मार्च से शुरू कर देते हैं लगाना। अच्छा। तो आजकल जो लोकल खीरा है सीडलेस है चाहे ओपन वाला है दोनों तैयार है। बीन अभी बिल्कुल तैयार है और फिर इसके बाद जुलाई अगस्त में फिर लगेगी और नवंबर दिसंबर तक चलेगी। यानी कि हमने मार्केट के हिसाब से फसलें लगानी शुरू की है, तब से हमारा भला ही भला है। और ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ? हाँ, पहले हम ट्रेडिशनल फसलें लगाते थे, कणक भी होती थी, धान भी होता था, मक्की होती थी, जई होती थी, ये सब कुछ लगाते थे। मगर अब जब से ये सोलन एरिया इसका एग्रीकल्चर का हब बना है, क्योंकि सोलन में ऐसा क्लाइमेट है हमारे कि ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती ना यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में ऊपर आप चले जाओ शिमला में, तो शिमला से ऊपर टेम्परेचर कम होता है, वहाँ 2-4 फसलें गिनी चुनी होती है। अब यहाँ से नीचे चले जाओ आप नाड़ागढ़ बद्दी साइड में चले जाओ, वहाँ भी 5-4 फसलें जो है वही होगी और एक ही टाइम में होगी। ये सोलन का क्लाइमेट ऐसा है कि गर्म जलवायु की फसलें भी होती है, ठंडी जलवायु की भी होती है। तो यहाँ सभी किस्म की इस समय जो है कम से कम एग्जॉटिक क्रॉप को मिला के 45 से 48 फसलें ਤਿਆਰ करते हैं। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ भी किते बेचते हो ना? फिर हमारे अब बिग बास्केट में भी इतना ज़्यादा माल नहीं खपता, तो 2-3-4 कंपनी और भी आई है और कंपनियों ने भी माल खरीदा। फिर जैसे जैसे लोगों को पता चला भी यहाँ पे हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे को भी ऑर्डर देने शुरू कर दिए। अच्छा भाई अब जैसे मैं इस ग्रुप का प्रधान भी था, तो हर जगह हमारे फ़ोन नंबर पहुंच गए, डिपार्टमेंट वालों ने दिया। कोई भी आता है टीम लेके तो बोलते जी फलानी जगह जाओ, आपको डेमो मिल जाएगा, आपको ड्रॉप भी मिल जाएगी और जानकारी मिल जाएगी। तो उन्होंने फिर हमारे से मंगाना शुरू कर दिया। तो हम ऑनलाइन भी भेजते हैं, हमारे पास ऑनलाइन भी भेजते हैं। दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, बॉम्बे तक जाता है हमारा माल। क्या बात है। बाकी चंडीगढ़ है, हर जगह ही आ रहा है। यानी कि हर साल जो 2-2, 4-4 नए कस्टमर जुड़ते रहते हैं, जिनको इसका पता है भी हमने कहाँ से ख़रीदना है। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी एक क्लस्टर के रूप में यहाँ से ही सब कुछ उनको मिल रहा है, एक जगह से मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। वरना ये होता था कि टमाटर यहाँ से ले लो, अब बीन कहीं और जगह से आएगी, खीरा कहीं और जगह से आएगा,
सेब कहीं और जगह से आएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे अब टोटल क्रॉप जो है सोलन के आसपास का एरिया जो है यहीं से मिल रही है उनको, आसानी से कलेक्ट भी हो रही है और यहाँ से फॉरवर्ड। पंजाब तो भी ऑर्डर आते हैं? पंजाब से भी ऑर्डर आते हैं, पंजाब में भी आते हैं हमारे, अमृतसर से भी आते हैं, चंडीगढ़ से भी है, बाकी तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह इधर से तो है ही है, इधर से चलता ही जाता है। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ, हाँ जी, हाँ जी। ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ हाँ, जो पाले कर का चला है ये 5-6 सालों से यहाँ शुरू हुआ। जो हमारे यहाँ राज्यपाल जी थे, हरियाणा के ही थे वो, सत्यव्रत जी, तो उन्होंने यहाँ शुरू किया था प्राकृतिक खेती जीरो बजट। तो जीरो बजट में ये होता है कि हमने बाजार से कुछ भी नहीं लाना, खर्चा करना ही नहीं, खर्चा कुछ नहीं करना, जो कुछ है घर में हमारे साधन है उसी को ही बना के हमने अपना फसल को लगाना है और बनाना है। मगर दिक्कत ये है कि अभी किसान जो है अभी रासायनिक खेती से उबर नहीं रहा, अभी वो रासायनिक खेती कर रहा है। रासायनिक खेती से एकदम से जीरो बजट में आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो हमारे को रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक खेती पे आना पड़ेगा, बायो पे आना पड़ेगा। तब बायो में ये होता है कि हम कुछ चीज़ें जो है बाज़ार से ला सकते हैं। अब कई चीज़ें तो ये जीवामृत है, बीजामृत है, आपका ये सप्तधान्य अंकुर है, या आपका दरेक अस्तर है, नीमास्त्र है, ये तो हम घर में बना सकते हैं, वही चीज़ें बाज़ार में मिल रही है। मगर कई चीज़ें ऐसी होती कि हमारे को बाज़ार से लानी ही पड़ेगी, बायो की है, मगर वो थोड़ा महंगा है। इस करके जीरो बजट के लिए आने के लिए हमारे को पहले ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। 1-2 साल हम ऑर्गेनिक में करेंगे काम, फिर उसके बाद हम जीरो बजट में आएंगे, तब उसके बाद तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। जीरो बजट के साथ तो ज़मीन की हालत देखो आप, इसको देखो आप, ये आप खोद नहीं सकते ऐसे, ये हाथ से खोद रहे हैं, हाथ से, यानी कि इसकी आप यहीं से पता लगेगा आपको कि ये ऑर्गेनिक है या क्या है, ये रासायनिक खाद नहीं पड़ी। तो देखो क्या मिट्टी क्या पोली है, मिट्टी बिल्कुल पोली है, वरना कहाँ खुदाई होती है। जहाँ खाद पड़ती है वो तो ऐसा पत्थर बन जाता है कि उसको तो खुदाई करके भी खोदा नहीं जा सकता। तो यही अंतर है ये। तो इसके बाद जब जीरो बजट के बाद अब प्राकृतिक खेती में आ जाएंगे। अब प्राकृतिक खेती में एक नया ट्रेंड आ गया है कि आपने बुआई भी नहीं करनी, प्लोइंग भी नहीं करनी, बस सीधा खेत में बीज ही लगा देना है, यानी कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी क्रॉप बनेगी। जो पोली है जमीन तक कुछ फिर पोली होगी ना जी। अब जहाँ सख्त है जमीन वहाँ तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब जैसे यहाँ है ये, अब खाद वाली ज़मीन जो है ना ऐसी होगी, अब इसको खोदेंगे तब भी खोदन जाएगा ये ज़्यादा, और जो बिना खाद वाली है उसमें आप हाथ से भी खोदेंगे तो खुदाई हो जाएगी। ये तो पैसे पक्की है तुर्क के, है ना? हाँ, ये पक्की करके की है, इसमें ड्रिप की लाइन बिछी है। अच्छा, ये ड्रिप की लाइन बिछी है। हाँ, क्योंकि सारी ड्रिप ना करते हो? हाँ जी, ये सारा ड्रिप में है। यहाँ ये चेरी टमाटर लगा रखा है, इधर कोई करेले लगाए हैं, घिया है, और ये बाकी जड़ा थोड़ी सारी खेती है वो कितने हो रही है? बाकी मैक्सिमम खेती हमारी थोड़ी पानी वाली जगह में, ये हमारा रेनफेड एरिया है थोड़ा। अच्छा, यहाँ बरसात के बाद की फसल लगती है। बाकी तो हमारा नीचे अश्विनी खड्ड बोलते हैं उसको, अश्विनी खड्ड, वहाँ मेन क्रॉपें होती है। अच्छा, इस समय वो एग्जिस्टिंग में काफ़ी बड़ी आ गई है, वो तो हार्वेस्टिंग स्टेज में आ गई है। अच्छा, सारी क्रॉप है, टमाटर भी तैयार है, बीन्स तैयार है, कैप्सिकम तैयार है, खीरा तैयार है। अच्छा, सब कुछ शुरू हो गया है वहाँ से। एक आ बड़ा ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ? पॉली हाउस में फ़िलहाल तो मैं नर्सरी का कर रहा हूँ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਨਰਸਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है। हाँ, इससे पहले मैं इसमें सीडलेस खीरा भी लगाया, फिर उससे पहले रेड येलो कैप्सिकम, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही चीज़ों के लिए पॉली हाउस सक्सेस है, रेड येलो कैप्सिकम और सीडलेस खीरा। दोनों चीज़ें जो बाहर क्वालिटी के नहीं हो पाते, तो ये मेन इसी के लिए होते हैं। मगर अब 5-6 साल हो गए, ये तो वैसे तो ये 12 का बन लगा है, तो 2012 से 10 साल हो गए हैं। तो 1-2 साल तो हमने इसको खोला अभी, फिर इसकी में पूरी बरसात वगैरह करके फिर मिट्टी चेंज की, फिर इसमें क्रॉप रोटेशन के लिए हमने इसमें नर्सरी शुरू की है। अच्छा, 2-3 सालों से मैं नर्सरी का कर रहा हूँ, ताकि 2-3 सालों में ज़मीन सेट आ जाए, तो उसके बाद फिर दोबारा से यही क्रॉप लगेगी। सही है, देखिए मड़ा जा आप। चलो, आ भी दस दो तुसी, आ भी कमाल की चीज़ है। हाँ, ये बल्क में बना हुआ हमारा। अच्छा, ये बल्क में बना है, ये हमारा जीवामृत है। सारा इसमें
ये देखो ये सब कुछ हमने खट्टे मीठे फल भी डाले हैं, सारा बच गोबर भी है, गोमूत्र भी है, हम्म गुड़ है, मिट्टी है, बेसन है, इसका बनता है और 4 या 5 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। उसके बाद अब इसकी ड्रेंचिंग करेंगे या स्प्रे ਤੁਸੀਂ करेंगे। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਕੋਈ वेस्ट डिकम्पोजर ਜਾਂ वैसे ही इदां ही रख नहीं, इसमें नहीं डालते हम डिकम्पोजर। अच्छा। डिकम्पोजर हम इसमें डालते हैं काउडंग में, अच्छा जहाँ काउडंग का ढेर लगता है उसमें डालते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हाँ तैयार हो जाए। ये हमारा 10 पर्णी अस्त्र है, 10 पत्तों का अर्क। अच्छा। ये कीड़े मार है। अच्छा 10 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ हाँ पत्ते हैं हाँ जी, हाँ जी। जैसे आड़ू है, अमरूद है, आपका दरेक है, नीम है, ये अब यानी जितने भी है, जो भी पेड़ पत्ती जो है जिसको पशु नहीं खाता उन चीज़ों को डाल दो, वो कीड़े मार बन जाएगा। क्या बात है बहुत ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ग्रेजुअली रहना है। प्रोसेस है ये, हाँ। मेहनत कोई नहीं है, हाँ। कोई भारी काम नहीं है, मगर ये भी लगातार चाहिए। हाँ हम ये नहीं ਉਹ कर ਸੁਭਾਅ सकते ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ बस वहाँ थोड़ा, जब तो एक बार ਜਦੋਂ आदत ਕੰਮ पड़ ਹੀ गई- ਇਹ ਹੈ ना। बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसा होता है कि रासायनिक खाद का तो या रासायनिक स्प्रे का तो सीधा होता है, बाजार से लाए, किसी का असर 4 दिन का है, किसी का 8 दिन का, किसी का 25-25 दिन भी है, एक स्प्रे की खत्म हो गया। मगर इसमें थोड़ा ग्रेजुअली चलने रहना पड़ेगा आपको, ये रोज़ तीसरे दिन की आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं, चाहे स्प्रे कर रहे हैं, चाहे नीचे खाद दे रहे हैं, तो आपको लगातार चलता रहना पड़ेगा। प्रिकॉशनरी होता है ये सब कुछ, ये नहीं हम इंतज़ार कर सकते भी जब कीड़ा लगेगा तब करेंगे, तब उसका असर कम होता है। हाँ कीड़ा आने से पहले ही कीड़ा आउण ही नहीं देना। आने नहीं देना, हाँ। यानी कि उसमें पहले ही आप खट्टी लस्सी का एक स्प्रे कर लो, फिर आप दरेक अस्त्र का कर लो, फिर आप बूस्टर डोज दे दो, यानी कि लगातार आपको इसमें चले रहना पड़ेगा। है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हाँ इंटरेस्टिंग है। मगर बस मैंने जैसे आपको बताया कि आदमी हट फिर के थोड़ा पीछे इसलिए हट जाता है कि मार्केटिंग की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है। सही गल है। अब वो बोलते हैं जी मार्केट में तो ये 10 रुपये किलो बिक रहा है, आप इसको 15 कैसे बेच रहे हैं, इतना महंगा कौन खरीदेगा। अब वो ये नहीं समझ पा रहे भी इसमें क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। अब हमारी आप सब्जी कोई भी ले लो, उसमें वैसे धोना पड़ेगा, क्योंकि अब गौमूत्र का स्प्रे या खट्टी लस्सी का किया है तो उसमें थोड़ी स्मेल भी आ रही है, तो उसको धोना, मामूली धोना है ताकि वो चली जाए। मगर रासायनिक तो उसके उसमें चली जाती है, नस में अंदर चली जाती है, उसका तो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। सही गल है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ये मेरे नर्सरी लगाई है मैंने, इसमें हाँ टमाटर भी है, कैप्सिकम भी है, चिल्ली भी है, लेट्यूस है, आइसबर्ग है, चाइना कैबेज है, बैंगन है, यानी कि हर किस्म की सब्जियां जो भी हमारे लगती है। ये गठ गोभी है, ये लाल गोभी है, वो पत्ता गोभी है, ये फूल गोभी है, यानी कि सारी किस्म की सब्जियां जो भी हमारे लगती है, इस सब चीज़ों की नर्सरी है ये। अच्छा क्या बात है। ਤੁਸੀਂ नर्सरी फिर आप ही तैयार कर ली है? अपने आप, क्योंकि अब जब लोगों को से ऑर्गेनिक करवाना है या करना है तो फिर नर्सरी भी ऑर्गेनिक चाहिए। सही है। अब एक फंडा पड़ा हुआ है कि कैसे हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, क्योंकि बीज ऑर्गेनिक नहीं है। तो मैं कहा बीज तो हम तैयार नहीं कर सकते ऑर्गेनिक, क्योंकि अगर देसी बीज की मार्केट नहीं है, होने के तो हम पहले टमाटर का बीज अपने आप रखते थे, कैप्सिकम अपने आप रखते थे, बाकी अनाज तो होते ही होते थे, मगर वो मार्केट में बिकते नहीं है, उसको कोई ही यूज़ कर सकता है। तो अब ये तो मजबूरी है कि बीज तो बाज़ार से कंपनियों से ही लाना पड़ेगा। वैसे हमारी कई जगह बात हुई है कि आप जैसे अब रासायनिक द्वारा ट्रीट करते हैं बीज को, तो आप ऑर्गेनिक से ट्रीट कर लो। बात तो एक ही है, उसमें ज़रूरी नहीं है भी आप थीरम से करो या कार्बनडिज्म से करो, आप ऑर्गेनिक मेथड से कर लो ताकि फार्मर को अब ऑर्गेनिक बीज मिल जाए। मगर चलो जैसा चला है, अब काफ़ी सुधार हुआ है, लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। इस समय कम से कम भी 60% लोग जो है ऑर्गेनिक के लिए झुके हैं। सही है। तो अच्छा है, अब शुरुआत की है तो 5, 7, 8 सालों का नतीजा काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, वैसे भी हिमाचल में तो खादे खुदे काफ़ी बंद कर रहे हैं। अब वैसे ये खादां ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ DAP ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। हाँ कम से कम इसका हमारे 40% तो वैसे ही लेस होगी खादों का खपत जो है, कम से कम 40% तो वैसे ही खपत कम होगी जब से हमारा ऑर्गेनिक का प्रोजेक्ट चला। तो जो कर रहे हैं वो भी काफ़ी कम कर रहे हैं। मगर अब चलो जैसे अब सरकार भी बोल रही है जी इसको ऑर्गेनिक स्टेट बना दो, सिक्किम की तरह इसको भी ऑर्गेनिक बनाना है, तो थोड़ा सरकार का भी सहयोग रहेगा या उनकी भी बंधन रहेगा भी नहीं जी ये खाद हमने बंद करनी है, आप इसका अल्टरनेट खुद ढूंढ लो या कोई अच्छी क्वालिटी की खाद आए जिसमें बैड इफेक्ट ना पड़े फसल के ऊपर। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। नुकसान बहुत नुकसान होगा जी, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ को हम बिल्कुल उल्टा नहीं कर सकते। और श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ हाँ, वहाँ हुआ है तो वहाँ भी तो इसी कर सिक्किम ने बहुत टाइम लाया, हौली बड़ा हौली भारी टाइम लगा, बहुत टाइम। फिर ऐसा है ना जी जो हमारा हिमाचल है या सिक्किम है या जितनी भी उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं, आधे से ज़्यादा तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है ये सब, वैसे ही ऑर्गेनिक है। मगर जो अगर हम आस्ते आस्ते इसको करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो 5-6 सालों में मैं बोलता हूँ कि आदमी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक पे आ जाएगा। अगर मैं ही कहना हम भी लगातार जे बंदे कोले 5 किले है हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ पहले किला आप शुरू घर कर के सब्जी 1 साल तो आप अपने घर के लिए यूज़ कर लो हाँ भैया, आप 100-100 200 पौधे लगा दो एक खेत में, चाहे आधे से भी आधे बीघे में लगाओ, और देखो उसमें भी क्या फ़र्क पड़ा क्या नहीं पड़ा, उसके स्वाद में, उसके गुणवत्ता में या उसकी आपकी शेल्फ लाइफ में बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप रासायनिक खाद वाला जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे 2 दिन के अंदर वो भूल जाएगा, यानी कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हमारी ये घिया वगैरह होती है 10-10 दिन तक रखते हैं हम इसको, 10 दिन के बाद भी वैसी की वैसी मिलती है। खीरा ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ मुंबई तक भेज देने हो। तभी हमारा सामान जो इतने दूर तक जाता है, बॉम्बे भी भेजते हैं माल, जबकि आपको तो पता है भी नीचे का टेम्परेचर कितने हाई टेम्परेचर में जाएगा, 3 दिन पहुंचने में लगेगा, चौथा दिन वहाँ पहुंचेगा, फिर 5वें दिन हमारे इसमें किचन में पहुंचेगा। मगर 5 दिन भी रुक गया तो सोचो भी उसमें कुछ जान है। तो ये चीज़ है। बाकी थोड़ा इसमें चलो गवर्नमेंट हमारी काफ़ी सहायता कर रही है, हिमाचल में तो हमारे हर चीज़ के ऊपर ये है, मगर थोड़ा जैसे रासायनिक खादों वगैरह पे सब्सिडी देती है, दवाइयों पे सब्सिडी देती है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर इसको बढ़ावा देना है तो किसान को डायरेक्ट या तो इनपुट दिया जाए बायो का, या फिर इसके प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए। हाँ सही गल है, क्योंकि खाद के ऊपर तो है जी, अब इसके ऊपर 30% है, इसके ऊपर 50% सब्सिडी है, यूरिया पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करने वाले को कोई ना कोई सहायता हाँ सहायता जरूर चाहिए, ताकि वो जब एक बार शुरू कर चुका है तो पीछे ना हटे। पीछे हट के तो दोहरा नुकसान हो जाएगा उसका। एक तो 2-4 साल बर्बाद किए, फिर उसके बाद दोबारा से उसी ट्रेंड में आना है, तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है उसका। तो बाकी तो चलो ठीक है, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, नया से नया करना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में देखा हमने कई किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने एक्सपोजर विजिट भी किया, डिपार्टमेंट वालों ने हमारे को वहाँ भी घुमाया, तो देखा हमने बहुत अच्छे रिजल्ट है उनके भी। अच्छा। मगर जुझारू होना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार कोई चीज़ पकड़ ली तो उसको कहीं ना कहीं तो पहुँचाना है, हार नहीं माननी। कामयाबी होगी। क्योंकि ऐसा देखो आप, हम तो सीधा सा उदाहरण यही देते हैं, इतने इतने बड़े पेड़ लगाए हैं, इसको कौन खाद दे रहा है जी? हाँ, इसमें कौन स्प्रे कर रहा है? क्यों इतने हरे भरे पत्ते हैं? जो हमने लगा रखे उसमें क्यों टेढ़ा मेढ़ा ये हो रहा है? ये सब हमारा खाद और दवाइयों बेकार की नाजायज इस्तेमाल करने का तरीका है। अब उसमें पेड़ देखो कितने साफ़ सुथरे पत्ते हैं इसमें, और ये नेचुरल पेड़ है, उसमें कितने साफ़ सुथरे पत्ते हैं। जो हम पेड़ खेत में लगाते हैं वो ऐसी नेचुरलिटी बनती नहीं, क्योंकि हमने उसकी आदतें बिगाड़ दी। वो क्लाइमेट सहन नहीं कर पाता, गर्मी को सहन नहीं कर पाता, ठंड को सहन नहीं कर पाता, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। एक किस्म से भी जरा सा इधर हुआ तो इधर झुक जाएगा, इधर हुआ तो इधर झुक जाएगा। जमीन दे विच भी ताकत नहीं रही, जमीन में ताकत नहीं है। पहले गोबर होता था, पशु होते थे, तो काफ़ी फर्क ये हो जाता था। अब किसानों ने पशु पालने बंद कर दिए, क्यों खर्चा बढ़ गया है, तूड़ी महंगी हो गई है, बाकी अपना घर का कुछ है नहीं। पहले होता था भी घास धान ये
धान का होता, गेहूं का हो गया, एक पशु के लिए हो जाता थी। वो जंगल से पत्ती आ जाती थी, अब जंगल भी काट दिए, खेत में गेहूं जौ बीजना बंद कर दिया, तूड़ी महंगी खुद हो गई, तो लोगों ने पशु रखने बंद कर दिए। पशु रखने बंद कर दिए, बाजार के ऊपर डिपेंड हो गए। तो यानी कि बहुत बुरा हाल है। हालांकि ऐसे जो प्राकृतिक खेती है इसमें तो बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है। सुझाव क्या है, बोलते हैं कि एक पहाड़ी गाय जो है ना, ये 12 बीघे की ज़मीन के लिए बहुत है। अच्छा। एक गाय, यानी कि आपका 5 से 10 किलो गोबर जो एक दिन का देती है वो पूरे 12 बीघे के लिए बहुत है एक महीने में जितना करती हो। सही है। मगर वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। जब पहुँच जाएंगे तो हो भी जाएगा ये। क्या ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ। ਧੰਨਵਾਦ।